आज हम कक्षा 9 में लगने वाले ब्रिज कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स का संचालन क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं। क्योंकि हिंदी विषय में पाठ्यक्रम में 2 पुस्तकें अलग से सम्मिलित हैं, क्षितिज और कृतिका। फिर ब्रिज कोर्स क्यों? तो जैसा कि ब्रिज नाम से विदित हो रहा है, ब्रिज इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है पुल, और पुल जो है जोड़ने का काम करता है। तो ब्रिज कोर्स भी कक्षा 1 से लेके 8वीं तक ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश अपनी शैक्षिक स्तर से पीछे रह गए हैं, जिन्हें पढ़ने और लिखने में दिक्कत आ रही हैं, वो अपने विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इसको बहुत ही सहज और आसान तरीके से उसको भाषा का ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान, कहानी, कथा, एकांकी, डायरी के माध्यम से उसके शैक्षिक, ताकि उसको पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी हो, उसमें चिंतनशील, कल्पना, तर्क शक्ति का समावेश हो, इसके लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्रिज कोर्स में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो है हमारा भाषा। तो आइए हम सबसे पहले भाषा का अध्ययन करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। हम बोलते क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उस बात को समझे, इसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब भाषा, हम अपनी अभिव्यक्ति को पहुंचाने के लिए हम कई तरह का बोल के भी कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की अभिव्यक्ति को सुनना। फिर अब भाषा क्या होती है? तो भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई है वह है वाक्य। फिर वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, फिर उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। पद जिसे हम शब्द भी बोलते हैं। फिर पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अब ध्वनि या वर्ण, तो बच्चों को ध्वनि या वर्ण नहीं समझ में आ रहा कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि राम शब्द लिखा है, तो राम शब्द में, जैसे कि राम शब्द में राम लिखा है, तो इसमें रा हमारा एक हो गया, एक माँ हो गया, तो इसमें 2 अक्षर हो गए। पहला हमारा रा हो गया, दूसरा हमारा माँ हो गया, तो 2 अक्षर हो गए। अब आता है वर्ण। तो जैसे राम है तो इसमें रा कर देंगे, फिर इसमें बड़ा आ की मात्रा, तो ये हमारा पहला हो गया वर्ण और ये दूसरा वर्ण हो गया। फिर है इसमें माँ, ये हमारा तीसरा हो गया। फिर है इसमें आ, तो ये हमारा चौथा हो गया। इस तरह इसमें 4 वर्ण हैं, यानी कि राम शब्द में 2 अक्षर और 4 वर्ण हैं। अब भाषा जो है किससे मिलकर बना है? तो भाषा में हम 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं, यानी कि स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है, उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
और स्वर जो है मूल स्वर 11 होते हैं आ से लेके औ तक। अब आप सोचेंगे कि अंग और आहा, तो अंग को जो है अनुस्वार माना जाता है और आहा जो है विसर्ग में आ जाता है, इसलिए अंग और आहा को नहीं गिनती के हैं, मूल स्वर 11 माने गए हैं। फिर आता है व्यंजन। तो व्यंजन वो है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जब तक किसी व्यंजन में अगर स्वर नहीं रहेगा तो व्यंजन जो है अपूर्ण होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं का, तो इस का में स्वर भी लगा हुआ है, अगर इसमें हम स्वर निकाल देंगे तो ये आधा का हो जाएगा। जब हम आ लिखेंगे तब ये पूरा स्वर बनेगा, यानी कि बिना स्वर के व्यंजन जो है अपूर्ण होता है, इसलिए जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि 52 वर्ण कैसे हो गए, तो आज हम उनको बता रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कैसे हो जाते हैं। तो हमारे जो स्वर हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर को। तो आ से लेके आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हो गए? 11। और एक होता है अंग, एक होता है आहा, एक ये। तो मूल स्वर जो हैं 11 ही माने जाते हैं। ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। अब हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन, तो व्यंजन जो है हमारा, इसको हम का वर्ग बोलेंगे। इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। फिर आता है ये का वर्ग, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर आता है हमारा चा वर्ग, इसमें चा, छा, जा, झा, इया, ये हमारा होता है ताल या तालव्य, इसका उच्चारण स्थान ताल या तालव्य होता है। फिर आता है हमारा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य। फिर आता है हमारा ता वर्ग। हम जैसे जब किसी चीज़ में हम जो उसका शुरू का अक्षर लेके वर्ग ऐसा बोलें, जैसे का वर्ग बोल दिए, मतलब उसमें हम खा, गा, घा नहीं भी बोल रहे हैं, तो मतलब का वर्ग बोल रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें समाहित हैं। ऐसे चा वर्ग बोल रहे हैं तो इसमें छा, जा, झा समाहित है। ता वर्ग तो ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। फिर आता है हमारा पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये का से लेके मा तक हमारे कहलाते हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, तो जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं वो होते हैं 25। फिर 4 हमारे आते हैं या, रा, ला, वा, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4। फिर हमारा होता है शाखा, शाहा, इन 4 को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये हो गए 4 ऊष्म व्यंजन।
फिर 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, छत्र, ज्ञा और स्रा। ये हो गए हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 अक्षरों के संयोग से बने हैं। जैसे कि छा को हम लिए तो ये किससे किससे मिलकर बना है? आधा का और श से। फिर आता है हमारा त्रा, तो ये किससे मिलके बना है? आधा ता और रा से। फिर आता है हमारा ज्ञा, तो ये किससे मिलके बना है? जा और इया से। फिर आता है हमारा स्रा, तो ये किससे मिलकर बना है? शिटी वाले शा और रा से। तो इस तरह ये हमारे कितने हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन। तो 25 स्पर्शी, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त व्यंजन। तो कितना हो गए? 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37। और 2 हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन। 2 हमारे हो गए द्विगुण व्यंजन, तो ये हो गए 39। 39 में हम जो हमारे 11 मूल स्वर थे उनको जोड़ दिए, तो ये हो गए 50। अब 50 में एक हमारा अनुस्वार था और एक हमारा विसर्ग था, तो ये हो गए 52। इस तरह कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। कल हम स्वर के प्रकार एवं व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।